हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नौशादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एली सर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ऑलरेडी। आप लोगों को इस पर अच्छे से फोकस करना है। साथ ही साथ जब मैं इसमें कुछ बताता हुआ चलूँ तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो। नंबर एक, जब हम पहले सबसे ऊपर की लेयर की बात करते हैं, ये वाली जो लेयर मैंने दिखा रखी है, एक्चुअली ये वाली लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। जब ठीक इसके नीचे वाली लेयर को हम देखते हैं, इसके ठीक नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका कला इसको बोल देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो खाली जगह है बेसिकली ये और ये, इसको हम कहते हैं वैक्यूल या रसधानी, हिंदी में रसधानी या वैक्यूल, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा रसधानी, एक्स्ट्रा पानी वगैरह, ये सब के सब चीज़ें वैक्यूल के अंदर जमा हो जाती है। ये क्या होता है, बेसिकली खाली जगह के टाइप का होता है प्लांट सेल के अंदर, और ये बड़े होते हैं क्योंकि उनके पास रखने के लिए अलग से पेट तो होता नहीं, हमने खा लिया और उसमें अलग से रखा गया कहीं नहीं। उनके पास ये क्या पाई जाती है, रसधानियाँ पाई जाती हैं, जिसके अंदर में एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, इसमें पाया जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, जो ब्लू कलर का इसमें दिखा रखा है, ये बेसिकली न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस के ठीक ऊपर एक लेयर है ये वाली, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस को या न्यूक्लियस को किससे अलग करती है, साइटोप्लाज्म से अलग करती है, जिससे उसकी शेप बनी रहे। क्योंकि सभी यूकेरियोटिक कोशिका में, मैंने बताया था कि सभी यूकेरियोटिक कोशिका में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसिकली मैं इसकी वीडियो बना रहा था तो थोड़ा एरर उसमें आ गया था, इस वजह से दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है, इसलिए सभी चीज़ें लगभग लिखी हुई है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसकी पहचान यही है कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, पहली बात। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसी की आप अगर देखोगे, इसके रुख में ही अगर बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर की तरफ उसके रुख में ही एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक मतलब अंतःद्रव्यी, प्लाज्मिक मतलब द्रव्यी, और इसका मीन्स होता है रेटिकुलम का, रेटिकुलम मतलब जालिका, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर। अब वो भी दो प्रकार की होती हैं। नीचे की तरफ इसमें देखूंगा आप थोड़े से चिकने टाइप के, और ऊपर की तरफ मैंने कुछ बिंदु टाइप के रख रखे हैं जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसमें दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसको हम कहते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास इसे रफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वाली लेयर को, अपर लेयर पर, अपर सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा इसे रफ फील होता है कि हाँ ये थोड़ी खुरदरी या फिर रफ टाइप की है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। यहीं पर हम बात करते हैं SER के बारे में। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। चिकनी क्यों, क्योंकि इसके अपर लेयर पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और ये इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अपर सरफेस पर राइबोसोम नहीं है। अब राइबोसोम अपर सरफेस पर नहीं होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिवाइडेड फर्दर टू टाइप्स, RER एंड SER। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस की बात करते हैं। गोल्जी एपरेटस बेसिकली है क्या, ये बात हमेशा याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज को बनाते हुए बच्चे थोड़ा सी गलती करते हैं। गलती क्या होती है कि गोल्जी बॉडीज जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ रुक करके बना देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है, गोल्जी बॉडीज को हमेशा याद रखना है सेल मेम्ब्रेन की तरफ रुक करके बनाना है, इस तरफ उसका मुड़ाव झुकाव होना चाहिए बाहर की तरफ। और ये क्या होते हैं, बेसिकली एक बड़ी फिर से छोटी, फिर से छोटी, इस तरीके से कुछ चट्टे लगे होते हैं, और उनमें से कुछ फिर छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे गोल गोल आकार के, जिन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि लाइसोसोम के अंदर बेहतरीन पाचक एंजाइम होता है, जो क्या करता है,
इसके अंदर, बॉडी के अंदर, किसके, सेल के अंदर कोई भी टूट फूट हुई, कोई क्षति हुई, दिक्कत हुई, तो उसको वो अपने अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, कोई चीज़ बाहर से आ गई, उसको अपने अंदर लेकर के और उसे पाचन कर जाएगा, उसका पाचक कर जाएगा। इसी वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये लाइसोसोम, इतना सा लाइसोसोम इतनी बड़ी कोशिका को हजम कर जाता है। कैसे कर जाता है, भाई ये जो लाइसोसोम है बेसिकली ये क्या होता है, ये कोशिका के अंदर फट जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे सारी कोशिकाएं, पूरी कोशिका क्या होती है, पच जाती है उस पाचन एंजाइम के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, अब इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों, क्योंकि जिसके अंदर रह रहा है उसी को खा जाएगा, ठीक है। और मैं इसको दूसरा नाम भी देता हूं, सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई वाला ऑफ सेल, एक तरीके से बोल सकते हो। सफाई कर्मचारी क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी चीजें जो सेल की जरूरत की नहीं है उनको ये पाचन करके सफाया कर देता है, खत्म कर देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली मैं पहले पढ़ा था तो मैंने तभी इसमें लिख देता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं। और एटीपी क्या है बच्चों, एटीपी है आपके किसके यूज के, एनर्जी, फोन आ रहा है, 1 मिनट देखो। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है। और जब जहां पर एनर्जी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये बात आपको याद रखनी है। इसको हिंदी में शायद सूत्रकणिका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी 2 ही टाइप के होते हैं, एक 70S और एक 80S। एस की फुल फॉर्म होती है स्वेजबर्ग, ठीक है। एस की फुल फॉर्म, ये जो एस है ना, एस फॉर स्वेजबर्ग, ये इसकी यूनिट है, क्योंकि स्वेजबर्ग साइंटिस्ट ने वो करा था। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल, ये वाला बड़ा वैक्यूल दिखा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट, जिसके द्वारा वो अपना भोजन खुद बना लेती है। खुद का मतलब ये नहीं कि रसोई में गए और भोजन बना लिया, इसका मतलब ये होता है कि कहीं से भी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर से खाने पीने की, सिर्फ एक चीज़ ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले, और उससे अपना भोजन अपने अंदर ही शरीर के अंदर बना लिया। और साथ में प्रकाश के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जिसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, भाई ये हमारी चीज़ें लगभग होगी। क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में एक बड़ा डिफरेंस यही है, जिसे हम डायरेक्टली देखते ही बता देते हैं कि भाई ये एनिमल सेल है। क्या बड़ा डिफरेंस है, ये बड़ा डिफरेंस इसमें ये है कि भाई एनिमल सेल के ऊपर की तरफ सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लांट सेल के पास भी होती है। बस प्लांट सेल के ऊपर की सेल वॉल उतारो और एनिमल सेल बन जाएगी। इसके अंदर से ये जो वैक्यूल है ये भी छोटे कर दो और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट निकाल दो, एनिमल सेल बन जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग पढ़ते हैं। कैसे भाई, ये जो सेल है बेसिकली जिसके ऊपर आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन, सबसे ऊपर की लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ऊपर की तरफ होते हैं और बहुत ही नरम होती है। बताया तो था अभी, कोशिका झिल्ली, झिल्ली एक पतली सी झिल्ली, जिसको क्योंकि ये पतली कितनी होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल किसे कहते हैं, अभी बताया था कि वो सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर आने और बाहर जाने के लिए परमिशन देती है। अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ER लिखा हुआ है, ये भी 2 ही प्रकार का सेम होता है और सेम कंडीशन होती है। ऊपर की तरफ ऐसी लेयर होती है। 2 प्रकार के RER और SER। RER क्यों, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होते हैं।
क्योंकि इसके अपर सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपर सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात क्लियर। दूसरी, इसमें भी सेम होता है, न्यूक्लियोलस अंदर की तरफ दिखा रखा है, न्यूक्लियस इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होती है, ढकी रहती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक बात याद रखना है, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ये दोनों ही लिपोप्रोटीन से बनी होगी, लिपोप्रोटीन से बनी होगी। और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होगी, प्लांट के अंदर सेलुलोज से बनी होगी। ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं किसकी, गोल्जी बॉडीज़ की, मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन की तरफ रुख कर दो, गोल्जी बॉडीज़ बना लो ऐसे करके। और गोल्जी बॉडीज़ के ठीक ये जो लास्ट वाली स्टेज है गोल्जी बॉडीज़ क्या की है, जो बेसिकली इसको हम कह देते हैं लाइसोसोम। क्या कह देते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, ये जो लाइसोसोम है मैंने अभी बताया था, ये क्या है, सुसाइड बैग भी है, इसके अलावा सफाई वाला भी है, सफाई कर्मचारी भी है इसके अंदर। और गोल्जी बॉडीज से ही लास्ट स्टेज है, गोल्जी बॉडीज से ही बनता है, ये बात याद रखें, इसको ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। बाद में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था सभी सेल्स के अंदर पावर हाउस ऑफ सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक नाम नया आया निकल के, यहाँ पर हम सिर्फ वैक्यूल बता रहे थे, इसमें थोड़े बड़े वैक्यूल होते हैं जो लगभग 70 से लेकर के और 80% ऑफ सेल एरिया, सेल का कम से कम 70 से लेकर 80% एरिया तक घेर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल की बात करें तो ये मुश्किल से 1 to 2% एरिया घेरते हैं, और ये छोटे छोटे वैक्यूल एक बड़े वैक्यूल के चारों तरफ होते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम बात करें इसमें कुछ डिफरेंस की, इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, तो ये एक बात याद रखनी है, प्लांट सेल में सबसे पहला डिफरेंस सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। वहीं पर दूसरे डिफरेंस की बात करें, वैक्यूल बड़े होते हैं जो 70 से 80% भाग तक घेर लेते हैं। और तीसरे डिफरेंस की अगर बात करें, तीसरा बड़ा डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वाला क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसमें ये मेजर डिफरेंस है जो छोटे छोटे हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी। ये जो बेसिकली मैंने ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम का भी एक बड़ा रोल है किसी भी सेल के अंदर। राइबोसोम का क्या बड़ा रोल है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छे से इन दोनों डायग्राम को बनाना है और याद करना है, इससे अच्छा डायग्राम शायद आपको मिले। थैंक यू सो मच, और बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों।